गुड इवनिंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने जो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, फेजर डायग्राम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपन क्या है, वन बाय वन जो पैसिव एलिमेंट है उनके अक्रॉस एसी सोर्स कनेक्ट करेंगे और वहां पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले यहाँ पर वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, फॉर्म फैक्टर की। फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर होता क्या है? फॉर्म फैक्टर आप लोग का आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है। एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। और जो पीक फैक्टर होता है, शिखर गुणांक, जिसे अपन क्या कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं। तो पीक फैक्टर क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय क्या होगा आपका, आरएमएस वैल्यू होगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूलाज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अपन वन बाय वन जो वेवफॉर्म्स अपन ने डिस्कस की थी, तो उनका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले अपन साइनसोइडल वेवफॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहली कौन सी है, साइनसोइडल वेवफॉर्म। वेवफॉर्म, ओके, ज्यावक्रीय तरंग। तो जो ज्यावक्रीय तरंग है, इसको मैं इस प्रकार से यहां पर प्रदर्शित कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे टाइम ले लिया और यहाँ पे मैंने वोल्टेज V और इसका शिखर मान है वो Vm ले लिया। ठीक है, तो अब आपको पिछली क्लास में एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू सभी को पता है। तो इसका जो V एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2Vm बाय पाई होता है। ठीक है, और V आरएमएस होता है वो क्या होता है, Vm बाय रूट। ठीक है, तो अब यहां से अपने को क्या निकालना है, सबसे पहला अपने को निकालना है फॉर्म फैक्टर। क्या निकालना है, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला भी आपको बताया था कि आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय क्या होगा, यहां पर एवरेज वैल्यू होगा। ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां पर आरएमएस का मान कितना है, Vm बाय √2, और डिवाइड में क्या आएगा आपका, 2Vm बाय पाई आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि Vm से तो Vm हमारा कैंसिल हो गया, और अब जो यहां पर बचा वो पाई बाय क्या हो गया, 2 इंटू √2 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1.11 आएगा। अब आप लोग कहते हैं कि सर हमने जो पावर सप्लाई देखी है वो 11 के मल्टीपल में ही होती है, जैसे 11 केवी हो गया, 22 केवी हो गया, है ना, 33 केवी हो गया, और जैसे 66 केवी हो गया, 132 केवी हो गया। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि साइनसोइडल वेवफॉर्म होता है, उसका जो फॉर्म फैक्टर है वो कितना है, 1.1। इससे 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 11.1 आएगा, 20 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 22.2 आएगा, है ना। इसी प्रकार से 30 से मल्टीप्लाई कराओगे 33.3 आएगा। ठीक है, तो आपसे अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि बताइए कि क्या रीजन है कि हमेशा जो हमारी सप्लाई है
वो 11 के मल्टीपल में आती है। तो 11 के मल्टीपल में आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो हमारी एसी है साइनसोइडल, उसका फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। उससे जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमेशा 11 के मल्टीपल में ही वैल्यू आने वाली है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा किसका, साइनसोइडल का हो गया। अब अपन हाफ साइनसोइडल वेव के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पे देख लेते हैं अपन, हाफ हाफ साइनसोइडल वेवफॉर्म वेवफॉर्म ओके। तो हाफ साइनसोइडल वेवफॉर्म आपने देखा होगा कि यहां पर ये हाफ साइकिल होगा एक साइकिल में, है ना, एक चक्कर में एक ही आपका शिखर वैल्यू होगा। ठीक है, तो v इसका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं कितना है, v मैक्सिमम है, vm है। ठीक है, तो अब आप लोग यहां से सबसे पहले तो इसकी v एवरेज वैल्यू लिखो। तो v एवरेज इक्वल्स टू कितना होता है, vm बाय पाई होता है। पहले का कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, और जो v rms है वो क्या होगा, vm बाय 2 हो जाएगा। वहां पे कितना था, √2। ये यहाँ पे क्या हो जाता है, आरएमएस वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करो। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा। ओके, तो यहां से फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू कितनी है आपकी, vm बाय 2 है, और एवरेज वैल्यू कितनी है, vm बाय पाई है। तो यहां से वैल्यू कितना आ गया, पाई बाय 2। पाई का मान कितना होता है, 3.14, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1.57 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, पीक फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू Vm होगी और आरएमएस वैल्यू कितनी है, Vm बाय 2 है। तो वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अपने पिछली वेवफॉर्म का क्या नहीं कैलकुलेट किया था, अपन ने पीक फैक्टर कैलकुलेट नहीं किया। तो पीक फैक्टर बराबर, पीक फैक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Vm बाय और Vm बाय √2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा, √2, और √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। तो ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी वेवफॉर्म्स का अपन कैलकुलेट करेंगे, और एंड ऑफ इट्स अपन क्या करने वाले हैं, एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में ये सभी अपन डेटा एक साथ समाहित कर लेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप डायरेक्टली इनका आंसर दे सकें। ठीक है, तीसरा यहां पर अपना जो वेवफॉर्म आता है वो आता है स्क्वायर वेव। कौन सा लेते हैं अपन, स्क्वायर वेव। थर्ड आपका कौन सा है, स्क्वायर वेव। ठीक है, स्क्वायर वेव ले लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर वेव ड्रॉ करो पहले, सबसे पहले तो स्क्वायर वेव अपन यहां पर ड्रॉ कर देते हैं इस प्रकार से। ओके, ओके, और ये v और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं vm। ठीक है, तो अब यहां से आप ध्यान में रखना कि v एवरेज इक्वल्स टू कितना होता है, vm होता है, और v rms इक्वल्स टू भी कितना होता है, vm होता है। तो अब आप ये बताओ कि यहां से फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर
हेलो। ओके। ठीक है। बीच में वॉइस स्किप हो गई थी शायद, आई थिंक, है ना? चलो कोई ना, कभी कभार हो जाता है ऐसा टेक्निकल इश्यू। ओके। हाँ, मैं बीच में चेक करता रहूंगा भाई। ठीक है। हम्म, ठीक है। चलिए, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा कौन सा है यहाँ पर? इसके बाद में आता है हाफ स्क्वायर वेव। नेक्स्ट फोर्थ हमारा कौन सा होगा? हाफ स्क्वायर वेव। ओके। कौन सा है? हाफ स्क्वायर वेव है। तो हाफ जो स्क्वायर वेव है, इसको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो वेवफॉर्म ड्रा करो। तो सबसे पहले अपने हाफ स्क्वायर वेव की वेवफॉर्म ड्रॉ कर ली। ये लीजिए, ये वेवफॉर्म ड्रॉ हो गई। ठीक है। V यहां पे ले लेते हैं अपन वोल्टेज, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड Vm और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपने देखा था V एवरेज वैल्यू था इसका, वो क्या था? Vm/2 था। और V RMS वैल्यू क्या था? Vm/√2 था, है ना? तो अब इसे अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? ओके। तो यहां से आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करो, तो क्या आएगा? आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय क्या होगा? एवरेज वैल्यू होगा। ठीक है। तो यहां से अपन क्या करेंगे? फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आरएमएस वैल्यू कितना था? Vm/√2 और एवरेज वैल्यू Vm/2। तो ये वैल्यू हो गया आपका 2/√। तो आंसर आएगा √2। √2 का मान कितना होता है? 1.414 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या कैलकुलेट करना है? पीक फैक्टर कैलकुलेट करना है। पीक फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय आपका आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? अब देखिए, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू Vm और आरएमएस वैल्यू कितनी है आपकी? Vm/√2। ये भी ऊपर चली जाएगी, तो 1.414 हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी विद्यार्थी को इस टॉपिक में कहीं पर भी डाउट होगा, क्योंकि इतना इजी वे में आप लोगों को समझाया जा रहा है, तो उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और यहाँ से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी हो सकता है कि ये वैल्यू तैयार करके नहीं जाते हैं। और ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि ये वैल्यू कोई भी आपको क्वेश्चन दे, है ना, इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी। अगर वेवफॉर्म आपकी साइनसोइडल है या ट्रायंगुलर है, साटूथ है, स्क्वायर वेव है, कैसी भी वेवफॉर्म हो, अगर उनका पीक फैक्टर आपसे पूछ ले या फॉर्म फैक्टर पूछ ले और आपको वैल्यू दे करके कैलकुलेट करवाता है, तो आपको उसकी दी गई वैल्यू का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन केवल टाइम कंज्यूमिंग है आपका, रिजल्ट यही आने वाला है। ठीक है। तो उसमें आप लोगों को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट इनका आंसर आप लोगों को टिक करना है और आगे निकल जाना है। ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर का मेन टारगेट ये रहता है कि अगर आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस में उलझ गए, है ना, और वो कठिन वैल्यू देता है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो इतने में समय आपका निकल जाएगा। और उसका टारगेट यही रहता है कि बच्चा इसी क्वेश्चन में घूमता रहे। तो ये ध्यान में रखना, कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना, है ना, कोई भी वैल्यू लेकर के सोल्व कर लेना। पीक फैक्टर हो गया आपका, फॉर्म फैक्टर हो गया, या आप लोगों की जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है या फुल वेव रेक्टिफायर है, उनकी एफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया, तो वो तो हमेशा क्या रहने वाला है? फिक्स ही रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान में रख लेना आप लोग। ठीक है। क्लियर है सभी को?
चलो अब आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर अपना नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, पांचवा हमारा कौन सा है? ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव। तो जो ट्रायंगुलर वेव है उसका जो रिजल्ट आएगा वो ही किसका आता है? सॉटूथ का आता है, क्योंकि दोनों का एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होता है? दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, तो चलो इसे भी अपन देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने ट्रायंगुलर वेव ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये लीजिए, यहां पर मैं ट्रायंगुलर वेव ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये टाइम t हो गया और यहाँ पे v, और इसका मैक्सिमम वैल्यू vm मान लेते हैं अपन। तो इसका v एवरेज वैल्यू होता है, वो तो क्या होता है? vm बाय 2 होता है, और v आरएमएस वैल्यू होता है वो vm बाय √3 होता है। तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्म फैक्टर बराबर आपका क्या होगा? आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय क्या होगा? एवरेज वैल्यू होगा। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू क्या है आपका? vm बाय √3, और आपका एवरेज वैल्यू क्या है? vm बाय 2 है। तो यहां से vm से vm कैंसिल, तो 2 डिवाइड बाय क्या होगा? √3। तो √3 का मान 1.732 होता है, तो 2/1.732। तो इससे अपन डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास में, ठीक है, इसका जो वैल्यू आने वाला है, ओके, तो वो वैल्यू फॉर्म फैक्टर कितना आ जाएगा? यहां से 1.1547 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1.1547 आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से अपने को क्या निकालना है? पीक फैक्टर निकालना। पीक फैक्टर, तो पीक फैक्टर जब कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों की कितनी है? vm है। आरएमएस वैल्यू कितनी है? vm बाय √3। तो vm से vm कैंसिल, तो आप लोगों का यहां से वैल्यू कितना आ गया? √3 आ गया। √3 का मान कितना होता है? 1.732। ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया? ट्रायंगुलर वेव का हो गया। किसका हो गया? ट्रायंगुलर वेव का। अब आपको किसका कैलकुलेट करना है? यहां पर सॉटूथ का। तो सॉटूथ के जो डेटा हैं वो ट्रायंगुलर के इक्वल ही है ना? तो जो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर होगा वो भी क्या आएगा? सेम आने वाला है। तो देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे अपना सिक्स्थ जो यहाँ पे वेवफॉर्म है वो कौन सा है? सॉटूथ वेव। ओके, तो सॉटूथ वेव ड्रॉ कीजिए सबसे पहले। ये लीजिए, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा? vm होगा, टाइम t के साथ। ओके, तो यहां से आप लोगों का v एवरेज वैल्यू था, वो क्या था? vm बाय 2 था, और v आरएमएस वैल्यू था, वो क्या था? vm बाय √3 था। तो अब फॉर्म फैक्टर आपका कितना आने वाला है? 1.1547 आएगा, और पीक फैक्टर है वो कितना आएगा? 1.732 आएगा। तो ये डेटा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक एग्जांपल सोल्व करवा देता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रहे कि किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। चलिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि एक अल्टरनेटिंग करंट है, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण।
प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है आपके पास में, स्मॉल आई इक्वल्स टू 22.42 साइन 628 टी, ये इक्वेशन है। अब आपको इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। दूसरा आप लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। तीसरा आप लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है आई आर एम एस। और चौथा आपको यहां पर आई एवरेज वैल्यू, और पांचवा आपको फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करना। तो यहां से ये 5 क्वेश्चन, और छठा पीक फैक्टर का क्वेश्चन भी यहां से बनता है। तो छठा आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 6th हमारा कौन सा है, पीक फैक्टर। ये आपको के यहां से एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जब क्वेश्चंस बनते हैं तो आप सोचिए कि ये इतनी छोटी इक्वेशन है और इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो अपने को पूरा बेसिक तो हमारा कवर होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मैंने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी आई इक्वल्स टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होती है, आई एम होती है। तो यहां से कंपैरिजन कर लीजिए, तो यहां पे आई मैक्सिमम का मान कितना हो गया, यहां से 42.42 एम्पियर हो गया। कितना आसान है। अब देखो दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर ये ओमेगा है, ये कोणीय आवर्ती को बताता है। ओमेगा किसको बताता है, कोणीय आवर्ती को। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है, 628 है। तो ओमेगा इक्वल्स टू आप लोग लिखिएगा 628। अब चूंकि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, तो यहां पर 2 पाई एफ इक्वल्स टू 628 लिखना होगा आपको। तो यहां से फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू 628 बटे 2 इंटू पाई का मान 3.14। तो ये दशमलव ऊपर चला गया तो कितना हो गया, 100। तो ये कट जाएगा इससे, तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 100 हर्ट्ज आ गई। अब बताओ किसी को इसमें डाउट है तो, कितना सिंपल तरीका है इसे सोल्व करने का। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट हमसे पूछा गया है आई एवरेज। तीसरा पार्ट पूछा गया है कि एवरेज करंट क्या होगा। ठीक है, तो आई एवरेज बराबर क्या होता है, 2Im बाय पाई होता है ना। तो 2 गुना मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 42.42 बटे 3.14। तो इसे आप लोग सोल्व करो, तो सोल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 27 एम्पियर। ठीक है, मैंने मोबाइल से कैलकुलेट कर लिया, आप कैलकुलेट कर लेना इसे। फिर इसी प्रकार से आपको IRMS वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वो क्या होगा, आपका Im बाय √2 होगा। ठीक है, तो Im का वैल्यू कितना है, 42.42। √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। तो इसे आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। तो ये वैल्यू लगभग आपका यहां पर 30 एम्पियर के करीब आ जाएगा। ठीक है, अब आपका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार यही पॉइंट बोल रहा था कि कोई भी वैल्यू आप लोगों को गिवन हो, ठीक है,
आपको ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। तो क्या करना है सर हमें? तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि ये वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, ठीक है? तो इन्हें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ये देखो कौन सी वेवफॉर्म है, साइनसोइडल वेवफॉर्म है, तो इनका फॉर्म फैक्टर होगा वो तो 1.11 होगा, और पीक फैक्टर होगा वो आप लोगों का कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है? तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना। हाँ, पीक फैक्टर कितना आया था आपका? यहाँ से √2 आया था, है ना? √2 आया था, तो यहाँ पे आप लोग कितना लिखोगे? √2, ओके। √2 का मान कितना होता है? 1.414 होता है। बस, कंप्लीट क्वेश्चन। अब बताओ, डाउट है क्या किसी को? अब अपन ने जो पढ़ा है कल की क्लास में और आज की क्लास में, उसको एक टेबल में समराइज कर लेते हैं। तो जब भी आप लोग एग्जाम देने जाओ, तब कम से कम वो टेबल रिवाइज करके जरूर जाए। तो आ जाइए, टेबल बना लेते हैं अपन एक, ठीक है? तो यहां पर सबसे पहले ऊपर तो लिख दीजिएगा साइनसोइडल वेवफॉर्म, फिर हाफ साइनसोइडल वेवफॉर्म, फिर स्क्वायर वेव, और उसके बाद में हाफ स्क्वायर वेव, और उसके बाद में ट्रायंगुलर वेव हो या साटो, दोनों का एक साथ लिख देते हैं, ठीक है? तो इनकी अपने को यहां पर एक टेबल बनाने, ठीक है? ये टेबल ध्यान में रख लेना आप सभी, ओके? ये टेबल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है? तो सबसे पहला इसमें अपन ले लेते हैं, जैसे वी एवरेज लिख लो या आई एवरेज लिख दो। मैंने एवरेज आई करंट के फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे आएगा 2Im/पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Im/पाई, और यहाँ पर आपका Im हो जाएगा, और यहाँ पे Im/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी Im/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपने को दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखना है IRMS। तो IRMS क्या होगा? Im/√2 होगा, और यहाँ पे Im/2 होगा, और यहाँ पर आपका Im होगा, यहाँ पर आपका Im/√2, और ये Im/√3 हो जाएगा, ठीक है? अब आपको क्या लिखना है? फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर 1.11, हाफ का फॉर्म फैक्टर आपका 1 पॉइंट कितना आएगा? 57 आएगा, इसका यूनिटी आएगा, इसका 1.414 हो जाएगा, और इसका फॉर्म फैक्टर 1.1547 हो जाएगा, ओके? अब आपको क्या निकलना है? पीक फैक्टर। तो इसका मान कितना था? √2, √2 का मान 1.414, इसका 2, इसका भी यूनिटी, इसका 1.414, इसका वैल्यू कितना आया था? √3, यानी 1.732 आ जाएगा। हो गया कंप्लीट? तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें अपन ने जो वेव्स देखी थी अल्टरनेटिंग, है ना? तो उन सभी के एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में अपन इसका जो फेजर डायग्राम बनाना सीखेंगे, और उसके साथ देखेंगे कि अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंगल नेगेटिव आता है, और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव आता है, ठीक है? तो ये सभी पॉइंट अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।